हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपू कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर हम लोग उसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वो क्या है? वो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज से हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग के दिमाग में बात आता होगा कि सर, एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है, ये तो सर सिर्फ इसमें हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं, ये तो सिर्फ रिएक्शन का चैप्टर है। और सर, ये जो चैप्टर है ये हम लोग को काफी बोरिंग लगता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सिर्फ रिएक्शन नहीं है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है। आप लोग इसको खूब इंजॉय करोगे। और आप लोग अपने दिमाग में इस बात को रख लो कि ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है। ये क्या है? ये हमारी एक रोजमर्रा की जिंदगी का एक केमिस्ट्री है। ये हम लोग इसका जो केमिस्ट्री है उसको हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग सोचोगे कि सर, इसको हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आप सबको ये बताता हूँ कि देखिए, जो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड को हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हम लोग अपने परफ्यूम में इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण से हम लोग के परफ्यूम में क्या आता है? सुगंध आता है, जिससे आप लोग किसी को अट्रैक्ट करते हो या किसी को इम्प्रेस करते हो, कहीं पार्टी में जाते हो तो। और ये जो कीटोन्स है, कीटोन्स को भी हम लोग एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। कहाँ? तो डेली लाइफ में इसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे नेल पॉलिश रिमूवर में ये कीटोन ही है, जिसके कारण से नेल पॉलिश को हटाया जाता है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके बारे में भी आप सब लोग जानते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड भी ये जो है हम लोग के अपने रसोई का ये हीरो है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो इसको भी हम लोग अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग विनेगर में कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, विनेगर को भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एसिटिक एसिड होते हैं, तो ये सारे हम लोग अपने फूड में इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको आप लोग अगर ध्यान से पढ़ लोगे, इसको आप लोग अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लोगे, तो आप लोग पूरी तरह से परफ्यूम परफ्यूम इंडस्ट्री के बारे में समझ पाओगे। ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ये जो हम लोग का ड्रग इंडस्ट्री है, ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, फूड में जो हम लोग फ्रेगनेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे केक में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब के बारे में ये इनके सब के पीछे क्या केमिस्ट्री छिपी हुई है, तो इन सब के बारे में कोलेक्टिवली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को एक बात और बताता हूँ कि जैसे देखो, आप लोग कहीं भी जाते हो तो किसी को अट्रैक्ट करने के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो? तो आप लोग परफ्यूम इस्तेमाल करते हो। आप लोग अपने क्लोथ में परफ्यूम का छिड़काव करते हो। तो जो उसका फ्लेवर्स आता है, जो उसका सुगंध आता है, वो उससे आप कुछ लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, कुछ को आप लोग इम्प्रेस भी करते हो। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो फ्लेवर सुगंध कौन देता है? तो वो एल्डिहाइड ही है। एल्डिहाइड के कारण से वो सुगंध ये जो क्रिएट किए जाते हैं परफ्यूम में। और देखो, जब आप लोग के परफ्यूम से अगर एल्डिहाइड को निकाल दिए जाएंगे, तो आप लोग के जो परफ्यूम है उसमें क्या बचेंगे? उसमें सिर्फ एल्कोहल बचेंगे। और आप लोग जानते हो कि अगर एल्कोहल आप लोग सिर्फ अगर एल्कोहल को छिड़क कर कहीं जाओगे तो क्या होगा? कोई आपसे इम्प्रेस नहीं होगा, सारे लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। तो एल्डिहाइड जो है, तो ये परफ्यूम के जो उसका फ्लेवर्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो कीटोन है, तो कीटोन को भी हम लोग जानते ही हैं कि हम लोग ये सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। और देखो, ये जो वाइन होते हैं, तो वाइन को भी जब हवा लग जाती है तो क्या हो जाएगी? वाइन को जब हवा लगेगी तो आपके पार्टी का भी हवा लग जाएगा। मतलब क्या है कि आपके पार्टी का मूड खराब हो जाएगा। तो ऐसा कैसे होता है? तो वाइन को जब भी हवा लगता है तो क्या होता है? वो ड्रिंक से सीधे क्या बन जाएगा? वो ड्रिंक से सीधे विनेगर बन जाएगा। और जब वो विनेगर बन जाएगा तो आपके मूड खराब कर देगा और आपके पार्टी का भी मूड खराब हो जाएगा। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसको भी हम लोग अपने फूड में इस्तेमाल करते हैं। जैसे विनेगर आप लोग इस्तेमाल करते हो और विनेगर खाकर आप लोग मस्त रहते हो, आप लोग अपने मूड को बनाते हो, मूड को भी खट्टा करते हो। तो आप लोग ऐसा मान सकते हो कि ये जो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हम सब लोग के रोजमर्रा की जिंदगी की केमिस्ट्री है। इसके जो भी कंपाउंड है, इसको हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं।
तो ये चैप्टर जब आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोग को क्या क्या समझ में आएगा, आप लोग समझोगे कि हम लोग के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी मेडिसिन बनते हैं, जो भी ड्रग बनते हैं, तो वो किस तरह के उनका प्रॉपर्टी होते हैं, उनका प्रिपरेशन भी किस तरह से होते हैं, उनके बारे में आप लोग ओवरलुक लोगे। और ये जो चैप्टर है तो इससे हम लोग को मेडिसिन भी मिलते हैं, इससे हम लोग को प्लास्टिक भी मिलते हैं और तरह तरह के कंपाउंड भी मिलते हैं हम लोग को, जो हम लोग अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम लोग अपने लेक्चर की ओर कि देखेंगे इस चैप्टर में डिटेल में कि हम लोग और क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए ये इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इंपोर्टेंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोनाइल कंपाउंड का क्या इंपोर्टेंस है, कार्बोनाइल कंपाउंड है क्या। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड भी हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोनाइल कंपाउंड के क्लासिफिकेशन किस तरह से किए जाते हैं, और उन सब का नोमेनक्लेचर भी हम लोग पढ़ेंगे कि सारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर किस तरह से किए जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर किस तरह के होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और उसके बाद हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे, इन सब का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए सब को एक एक कर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स है इन सब का हम लोग के अपने डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल होते हैं, इन सब का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह के इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing carbon oxygen double bond called carbonyl group which is one of the most important functional group in organic chemistry. स्टूडेंट्स ये जो एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप भी बोलते हैं। इन तीनों को हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। तो हम लोग इनके कार्बोनाइल ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, इनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, इस कारण से हम लोग इन तरह के कंपाउंड को कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं। और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं, जिनको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज ए फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। द कंपाउंड्स वेयर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट आर फॉलोज। तो वो कौन कौन से कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, तो इन सब को भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए इन एल्डिहाइड्स द कार्बोनाइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू आइदर टू हाइड्रोजन एटम्स और वन कार्बन and hydrogen atom, while in the ketones it is bonded to two carbon atoms. The carbonyl compounds in which carbon of carbonyl group is bonded to carbon or hydrogen and oxygen of hydroxyl moiety are known as carboxylic acid. तो देखिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो भी डबल बॉन्ड होते हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो जनरली वो एल्डिहाइड में होते हैं। तो एल्डिहाइड में किस फॉर्म में होते हैं, तो देखिए जो इनमें एल्डिहाइड में जो डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो वो कैसे होंगे, तो आइदर टू साइड्स हाइड्रोजन एटम और वन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। जो भी कार्बन एटम होंगे उनके आइदर साइड में कार्बन और हाइड्रोजन एटम रहेंगे, और उनके जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे। और कीटोन्स में कैसे होंगे, तो कीटोन्स में भी इसी तरह से होते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे और उनके आइदर साइड में हाइड्रोजन भी होंगे। और इस तरह से इन सबको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। और इन कंपाउंड्स वेयर कार्बन इज अटैच्ड टू कार्बन और हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑफ NH2 moiety or two halogens are called amides and acyl halides respectively। और जहां पर हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन भी अटैच रहेंगे जिसको NH2 और हेलोजन अटैच रहेंगे,
तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, जहां नाइट्रोजन अटैच रहेंगे NH2 तो उनको हम लोग अमाइड बोलेंगे, और जहां पर हेलोजन अटैच रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असाइल हैलाइड बोलेंगे। एस्टर्स एंड एनहाइड्राइड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जो एस्टर और एनहाइड्राइड होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं वो एल्डिहाइड में होते हैं, कीटोन में होते हैं, और कहाँ कहाँ होते हैं, और अमाइड में होते हैं, और असाइल हैलाइड में भी होते हैं। तो इस तरह के इतने कंपाउंड्स में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पेनिसिलिन में भी होते हैं। तो पेनिसिलिन क्या होते हैं? पेनिसिलिन इज ए रिवोल्यूशनरी ड्रग दैट हेल्प्स टू रिड्यूस डेथ ड्यू टू बैक्टीरियल। जो पेनिसिलिन आप लोग तो सब लोग सुने होंगे कि जो पेनिसिलिन है तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया से हम लोग को प्रोटेक्ट करती है। पहले हम लोग को बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण बहुत सारे डेथ हो जाते थे, तो इन सब को बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक रिवोल्यूशनरी ड्रग, एक नया तरह के ड्रग का डिस्कवरी किया गया। वो क्या थे? वो पेनिसिलिन ही थे, जो बैक्टीरियल डिजीज को ये प्रिवेंट करते थे। और इनमें क्या होते हैं, विच कंपोज टू कार्बोनाइल ग्रुप मेनली अमाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जो भी पेनिसिलिन होते हैं तो पेनिसिलिन में जो मेनली रूप से क्या होते हैं, तो उनमें मेनली रूप से कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं जो अमाइड होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। तो आप लोग इस बात को भी नोट करेंगे कि जो भी पेनिसिलिन ड्रग होते हैं तो उनमें अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का वो कंपोजिशन होते हैं। तो देखिए इस तरह से पेनिसिलिन का ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इस तरह से पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर होता है। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। इसके बाद हम लोग वेनिलिन को भी देखेंगे। वेनिलिन जो है, vanillin is used in flavoring of sweet dishes like cakes and ice cream, in which aldehyde group is also present along with hydroxyl group and ethers. तो स्टूडेंट्स जो वेनिलिन है, तो वेनिलिन हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो वेनिलिन के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि जो हम लोग केक लाते हैं, केक का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जो आइसक्रीम खाते हैं तो उन सब में जो फ्लेवरिंग होते हैं, उन सब का जो सुगंध होता है वो किस कारण से होता है? तो वो एल्डिहाइड के कारण से होता है। तो उनमें एल्डिहाइड जो होते हैं वो फ्लेवरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसमें क्या होते हैं, उनमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी होते हैं और उसमें ईथर्स भी होते हैं। तो इन सब के कारण से ही जो हम लोग का केक है या आइसक्रीम है उन सब का फ्लेवरिंग होता है। तो वेनिलिन को हम लोग इन सब में स्वीट्स डिशेज में इस्तेमाल करते हैं। वेनिलिन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह के वेनिलिन का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं। तो इन सब को हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड के अंडर स्टडी करेंगे। और इसके बाद हम लोग इम्बाल्मिंग को पढ़ेंगे। इम्बाल्मिंग क्या है? इम्बाल्मिंग इज द आर्ट and science of preserving human remains by treating them with aqueous solution of formaldehyde known as formalin. स्टूडेंट्स जो इम्बाल्मिन है तो इम्बाल्मिन कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं? जब भी कोई डेड बॉडी होते हैं, डेड बॉडी ह्यूमन का भी हो सकते हैं, किसी भी तरह का एनिमल का भी हो सकते हैं, तो उनको जब लॉन्ग टर्म तक हम लोग को प्रिजर्व करना होता है, जब भी डेड बॉडी को लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व करना होता है तो उनको हम लोग क्या करते हैं, इम्बाल्मिन में ही हम लोग रिस्टोर करते हैं। इस कारण से वो लोग प्रिजर्व रहते हैं। जैसे इस तरह के एक बॉक्स रहेंगे, इस तरह के एक बॉक्स रहेंगे और इनमें बॉडी को रखा जाएगा, इनमें बॉडी को रखा जाएगा और इनमें क्या डाले जाएंगे? इनमें डाले जाएंगे इम्बाल्मिन। यहाँ पर इम्बाल्मिन से इनको इस तरह से इनको प्रिजर्व कर दिए जाएंगे। तो ये जो इम्बाल्मिंग होते हैं ये क्या होते हैं? इम्बाल्मिंग जो होते हैं वो जनरली फॉर्मेल्डिहाइड होते हैं। ये क्या है?
फॉर्मेल्डिहाइड होते हैं, इनका ये सोल्यूशन होता है और इसी सोल्यूशन में इस बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है और इस कारण से इसका ये जो बॉडी है, डेड बॉडी है, इसको हम लोग लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व करते हैं। जैसे आप लोग अपने बायोलॉजी लैब में भी देखे होंगे कि जो बायोलॉजी लैब में आप लोग को मेढक रखा गया है, जो मेढक रखा जाता है तो वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, वो डेड रहते हैं किंतु वो फ्रेश रहते हैं। और इस तरह के आप लोग को लैब में बीच में मेढक रहेगा और ये प्रिजर्व रहेगा। ये प्रिजर्व क्यों रहते हैं? ये प्रिजर्व क्यों रहते हैं? इमाल्मिंग के कारण ही इनमें इनको जो इमाल्मिंग में ही रखा जाता है। तो इमाल्मिंग का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पर स्टेब्लिश है। तो इस तरह से इमाल्मिंग का स्ट्रक्चर होता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स पढ़ेंगे। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखिए, कार्बोनाइल कंपाउंड का जो जनरल स्ट्रक्चर होगा वो इसी तरह से होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे और यहाँ पर कार्बन जो है एक अल्काइल ग्रुप से अटैच रहेगा और एक यहाँ वाई ग्रुप से अटैच रहेगा। तो यहाँ पर जो कार्बन, यहाँ पर जो आर हम लोग देख रहे हैं वो आर है। ये आर क्या है? तो आर आर यहाँ पर जो है अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, अल्काइल भी और अराइल भी। और जो वाई है, ये जो आप लोग वाई देख रहे हो, ये वाई क्या है? तो वाई भी एक तरह का ग्रुप है, वाई भी एक तरह का ग्रुप है। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो इस कार्बोनाइल कंपाउंड को डिफाइन करेगा कि ये कौन तरह के, किस तरह के कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो इस कार्बोनाइल कंपाउंड को वाई के बेसिस पर ही हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये किस तरह के कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स देखेंगे कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स को हम लोग क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स को हम लोग जनरली दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। क्लास 1 में हम लोग क्या डालते हैं और क्लास 2 में हम लोग क्या डालेंगे। तो देखिए, क्लास 1 जो होंगे, क्लास 1 में हम लोग एल्डिहाइड को रखेंगे और कीटोन को रखेंगे। क्लास 1 में हम लोग एल्डिहाइड को रखेंगे और कीटोन को रखेंगे। क्लास 2 में हम लोग क्या रखेंगे? क्लास 2 में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को रखेंगे। क्लास 2 में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करते हैं। ये सब आप लोग नोट करते चलेंगे। अब हम लोग क्लास 1 को समझेंगे। क्लास 1 में जो भी कंपाउंड है उनके बारे में। कॉमन डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स ऑफ क्लास 1 कार्बोनाइल कंपाउंड। जो भी क्लास 1 कार्बोनाइल कंपाउंड में हम लोग क्लासिफाई करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को। तो एल्डिहाइड और कीटोन हम लोग को डे टू डे लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो हम लोग देखे हैं जो बीटर एल्मंड होते हैं, तो इनमें क्या होते हैं, इनमें मेनली रूप से बेंजल्डिहाइड मोलिक्यूल्स होते हैं। जो भी बीटर एलिमेंट होते हैं उनमें मेनली रूप से बेंजल्डिहाइड होते हैं और बेंजल्डिहाइड के कारण से ही वो बीटर एलिमेंट, उनका अपना एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये बेंजल्डिहाइड किस तरह के होते हैं, तो देखिए ये है बेंजल्डिहाइड का ये स्ट्रक्चर। बेंजल्डिहाइड इस तरह से होते हैं जो कि हम लोग के बीटर एलिमेंट में होते हैं। तो इसको भी हम लोग एज ए डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं। और जो सिनेमन होते हैं, जो सिनेमन होते हैं, तो सिनेमन में भी मेनली रूप से क्या होते हैं, तो उसमें भी सिनेमल्डिहाइड मॉलिक्यूल होते हैं। सिनेमल्डिहाइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी इस तरह का होता है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग मेनली रूप से क्या देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड होते हैं वो सारे जगह कॉमन है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड होते हैं वो हर जगह हम लोग को कॉमन देखने को मिल रहा है। और एक और हम लोग एग्जांपल लेंगे, वेनिलिन इज यूज्ड इन फ्लेवरिंग ऑफ स्वीट्स डिशेज। हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था कि वेनिलिन को हम लोग केक में इस्तेमाल करते हैं, हम लोग आइसक्रीम में भी इस्तेमाल करते हैं। which aldehyde CHO group is also present along with hydroxyl group and ether। और ये सारे
हाइड्रोक्साइल ग्रुप और ईथर के साथ भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, जिस कारण से उनका जो फ्लेवरिंग है, उनका जो टेस्ट है, बहुत ही अच्छा होता है। तो इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो हर जगह कॉमन है। तो जितने भी हम लोग कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो उन सब में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हम लोग को कॉमन दिखने को मिल रहा है। कुछ और भी एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। जो हम लोग मिडोस्वीट यूज करते हैं, जो मिडोस्वीट होते हैं, तो उनमें भी क्या होते हैं? मिडोस्वीट इज ए स्वीट स्मेलिंग प्लांट which is mainly composed of salicylaldehyde which contains two main functional group that is aldehyde and alcohol। तो एल्डिहाइड के बारे में हम लोगों ने पहले भी शुरुआती के इंट्रोडक्शन में भी हम लोगों ने देखा था कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो एक फ्लेवरिंग के लिए जाने जाते हैं। फ्लेवरिंग का हीरो कौन है? तो वो एल्डिहाइड है। तो जो मेडोस्वीट होते हैं तो इनका जो स्मेलिंग होता है वो क्यों होता है? तो सैलिसिलडिहाइड के कारण से होता है। तो सैलिसिलडिहाइड जो वो मेनली रूप से दो तरह के फंक्शनल ग्रुप का वो कंपोजिशन होते हैं। किसका कंपोजिशन होते हैं? तो वो एल्डिहाइड के कंपोजिशन होते हैं और एल्कोहल का। वो जो सैलिसिलडिहाइड है वो एल्डिहाइड और एल्कोहल के वो कंपोजिशन होते हैं, जिस कारण से उनके अंदर जो स्वीट स्मेलिंग होते हैं, उनका अंदर जो फ्लेवरिंग होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये क्या है? ये सैलिसिलडिहाइड है। तो आप लोग यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है। तो हम लोग जितने भी कंपाउंड का डिस्कशन कर रहे हैं तो उन सब में एक चीज हम लोग को कॉमन देखने को मिल रहा है। वो क्या है? वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है। तो इन सब को भी आप लोग नोट करते चलेंगे। अब हम लोग क्लास 2 के बारे में पढ़ेंगे कि जो क्लास 2 है वो उसको हम लोग क्लास 2 के जो भी कंपाउंड है उसको हम लोग अपने डेली लाइफ में किस तरह का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो क्लास 2 कॉमन डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल ऑफ क्लास 2 कार्बोनाइल कंपाउंड। तो एस्पिरिन जो होते हैं, एस्पिरिन कैन बी यूज्ड एज एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक ड्रग व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ COOH ग्रुप वेल नोन एज एनहाइड्राइड ग्रुप। तो जो क्लास 2 ग्रुप होते हैं, तो क्लास 2 ग्रुप कौन होते थे? तो क्लास 2 ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होते थे। देखिए, जो क्लास 2 ग्रुप होते थे, ग्रुप क्लास 1 में तो हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन देखे थे, और जो क्लास 2 होते हैं उनमें क्या होते थे? उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड होते थे। उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड होते थे, और कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल भी देखिए, क्लास 1 में क्या होते हैं? एल्डिहाइड होते हैं और कीटोन होते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया। तो क्लास 2 होते हैं, तो क्लास 2 में क्या होते हैं? क्लास 2 में कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। तो क्लास 2 के जो भी कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग एज ए डेली लाइफ कैसे इस्तेमाल करते हैं? हम लोग को डेली लाइफ में एक किस तरह का एक्सपोजर रहता है क्लास 2 के कंपाउंड से? तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो क्लास 2 के जो भी कंपाउंड होते हैं, तो इसका हम लोग एस्पिरिन में इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल साइंस में इसका खूब इस्तेमाल होता है। जो भी क्लास 2 के कंपाउंड है इनका मेडिकल साइंस में बहुत इस्तेमाल होता है। आप लोग सुने होंगे कि जो एस्पिरिन होता है, तो एस्पिरिन का कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है? एस्पिरिन का एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक ड्रग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो भी एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक ड्रग होते हैं उन सब में एस्पिरिन होते हैं। तो एस्पिरिन किस तरह के ग्रुप का कंपोजिशन होते हैं? तो एस्पिरिन इसी तरह के COOH और एनहाइड्राइड, इनका ये कंपोजिशन होते हैं। ये आप लोग क्या देख रहे हो कि ये एस्पिरिन का ये मोलिकुलर स्ट्रक्चर है। एस्पिरिन का ये मोलिकुलर स्ट्रक्चर है। तो इनको भी आप लोग नोट करते चलेंगे। अब हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का डिस्कशन करेंगे।
जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उन सब के डेरिवेटिव्स किस तरह के होते हैं, तो इन सब के बारे में भी हम लोग समझेंगे। सम कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स आर असाइल हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड अमाइड एंड एस्टर। ये जो कंपाउंड है असाइल हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड अमाइड एंड एस्टर, ये कंपाउंड, इतने जो कंपाउंड है ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। ये सब क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो इन सब का जो जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला होते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो देखिए असाइल हैलाइड का जो जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वो इस तरह के होते हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। जो एसिड एनहाइड्राइड होते हैं उनका जो जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला है वो इस तरह के होते हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। तो इस तरह के जो असाइल हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड हम लोग देख रहे हैं, तो ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि पहले क्या थे, यहाँ पर वाई ग्रुप थे, यहाँ पर क्या थे, वाई ग्रुप थे। तो वाई ग्रुप को हटाकर अगर हम लोग हेलोजन लगा देंगे, वाई ग्रुप को हटाकर अगर हम लोग हेलोजन लगा दिए, हम लोग हेलोजन लगा दिए, तो हम लोग को क्या मिल गए, हम लोग को एसिड सॉरी असाइल हैलाइड मिल गए। तो यहाँ पर हेलोजन क्या होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सी डबल बॉन्ड ओ आर, और यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर वाई ग्रुप थे। तो वाई ग्रुप को हटाकर हम लोग क्या अटैच कर दिए, वाई ग्रुप को हम लोग हटा दिए, वाई ग्रुप को हम लोग हटा दिए और ओ सी ओ आर डैश, इसका हम लोग जब एडिशन कर दिए तो ये क्या हो गए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, इसी को हम लोग एसिड एनहाइड्राइड बोलेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। तो इन सब को आप लोग नोट करते चलेंगे। हम लोग अमाइड के देखेंगे, ये क्या है, अमाइड है। तो अमाइड में जो है, अमाइड में क्या है, अमाइड में यहाँ जो वाई ग्रुप है, ये जो हम लोग वाई ग्रुप देख रहे हैं, ये जो वाई ग्रुप है इसको हम लोग हटा देंगे और ये इसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, तो इसको हम लोग NH2 से रिप्लेस करेंगे, इसको हम लोग NH2 से रिप्लेस करेंगे, NH2 से रिप्लेस करेंगे। तो ये क्या हो गया, तो यही हो गया अमाइड, ये अमाइड हो गया। और अगर वाई ग्रुप को हम लोग OR से रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये एस्टर हो जाएंगे। तो इस तरह के इन सब का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है इस तरह का है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में समझेंगे। एल्डिहाइड और जो कीटोन है, तो इन सब को हम लोग किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, इनमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखिए इनमें सबसे पहले हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे, और इसके बाद इन सब का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और उसके बाद जो एल्डिहाइड और कीटोन है इन सब का यूज किस तरह के होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक कर हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। तो देखिए इन सब का नोमेनक्लेचर, इन सब का पहले हम लोग कॉमन नेम देखेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन का जो कॉमन नेमिंग है, कॉमन नेमिंग किस तरह से होते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉमन नेम देखेंगे। यूज ऑफ कीवर्ड एसिड एज पर फिक्स इज वेरी कॉमन इन राइटिंग कॉमन नेम्स फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स हैविंग CH3CO इन द मेन चेन। देखिए जब CH3CO ये जो ग्रुप है CH3CO, ये जब अगर मेन चेन में रहेंगे, ये क्या रहेंगे, ये जब मेन चेन में रहेंगे CH3CO, तो उस तरह के कार्बोनाइल कंपाउंड में
जब भी हम लोग नेमिंग करेंगे तो एसिड एसिड इसको हम लोग एज ए परफिक्स इस्तेमाल करेंगे। एसिड जो है इसको हम लोग एज ए परफिक्स इस्तेमाल करेंगे। इसको हम लोग एज ए परफिक्स इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरह के कार्बोनाइल कंपाउंड में अगर CH3CO अगर एज ए मेन ग्रुप रहेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, तो उस तरह के कंपाउंड का कॉमन नेमिंग हम लोग जब भी करेंगे तो उनमें हम लोग एसिड को एज ए परफिक्स इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड, जब भी इथेनोइक एसिड क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड है। इसमें भी क्या होते हैं, CH3CO ग्रुप रहते हैं, तो इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बोलेंगे। तो इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल किए, एसिड हम लोग एज ए परफिक्स इस्तेमाल किए। और जब भी हम लोग इथेनॉल का कॉमन नेमिंग करेंगे, इथेनॉल का, तो उसमें क्या करेंगे, एसिटाल्डिहाइड। तो यहाँ पर भी हम लोग एसिड एज ए परफिक्स इस्तेमाल किए, तो एसिड को यहाँ पर एज ए परफिक्स इस्तेमाल करना है। जैसे देखिए ये क्या है, ये एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड में हम लोग क्या किए, एसिड एज ए परफिक्स इस्तेमाल किए। एसीटोन है तो एसीटोन में हम लोग एसिड एज ए परफिक्स इस्तेमाल किए। और जब अराइल कंपाउंड रहेंगे तो उसमें हम लोग बेंजीन लगाएंगे। बेंज ये क्या है, बेंजल्डिहाइड, बेंजोफेनोन, तो यहाँ पर हम लोग बेंज लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इन सब का कॉमन नेमिंग करते हैं, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। और एक दूसरे मेथड से भी हम लोग इसका नेमिंग करते हैं, कॉमन नेम्स बाय यूजिंग पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे उनका पोजीशन क्या रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन उन सब का नेमिंग भी हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं, तो देखिए द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन द कार्बन चेन इज इंडिकेटेड बाय अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ये जो भी कार्बन चेन होते हैं तो इन सब का पोजीशन का नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, इस तरह से हम लोग इन सब का नेमिंग करते हैं। तो देखिए अल्फा कार्बन इज बीइंग द वन डायरेक्टली लिंक्ड टू द एल्डिहाइड ग्रुप और ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट, बीटा कार्बन द नेक्स्ट एंड सो ऑन। देखिए अल्फा कार्बन हम लोग किसको बोलेंगे, अल्फा कार्बन हम लोग किसको बोलेंगे, द अल्फा द अल्फा कार्बन इज बीइंग वन डायरेक्टली लिंक्ड टू द एल्डिहाइड ग्रुप। तो अल्फा कार्बन हम लोग उसको बोलेंगे जो एल्डिहाइड ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड ग्रुप कौन है, एल्डिहाइड ग्रुप ये है। तो एल्डिहाइड ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कौन सा कार्बन है, तो एल्डिहाइड ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड ये वाला कार्बन है। ये क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। तो इसके बाद वाले क्या होंगे, बीटा कार्बन। इसके बाद वाले क्या होंगे, गामा कार्बन। और इसके बाद भी अगर कोई रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग डेल्टा कार्बन बोलेंगे, उसको हम लोग डेल्टा कार्बन बोलेंगे। तो इस तरह से इन सब का पोजीशन के अकॉर्डिंग नंबरिंग होता है। तो ये कैसे होंगे, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, जो भी सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे उन सब के पोजीशन के अकॉर्डिंग इन सब का हम लोग नेमिंग करेंगे। तो इन सब को भी आप लोग नोट कर लेंगे। और देखिए आप सबके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए हैं, इसको आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे। और इनके जो भी आप लोग आंसर डिराइव करेंगे तो उसको आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आप लोग का आंसर क्या आया, और आप लोग सोल्यूशन का भी हेल्प ले सकते हैं। ये भी आप लोग के प्रैक्टिस के लिए है। और ये अनदर क्वेश्चन है, इन सब का आंसर जो है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और आप लोग सॉल्यूशन का भी हेल्प ले सकते हैं। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ेंगे। जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स है उन सब का स्ट्रक्चर किस तरह के होते हैं, तो अब हम लोग इस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोनाइल
कार्बन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज sp2 हाइब्रिडाइड। आप सब लोग जानते हो कि जिस कार्बन का जो भी कार्बन है अगर किसी के साथ अगर डबल बॉन्ड बनाया है तो उस कार्बन का क्या होगा, sp2 हाइब्रिडेशन होगा। तो कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड रहेगा, किसी भी तरह के कार्बोनाइल कंपाउंड रहेंगे, तो देखिए ये किसी भी तरह के कार्बोनाइल कंपाउंड रहेंगे तो इनके पास एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड रहेगा ही। ऑक्सीजन के साथ अगर डबल बॉन्ड हो गया तो ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp2 हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। तो जो भी एल्डिहाइड होंगे या कीटोन्स होंगे, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड तो होते ही हैं, तो इनके कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, वो sp2 होगा। one of the three sp2 hybridized orbital get involved in sigma bond formation with the half-filled p orbital of oxygen atom, whereas rest of the two are consumed in sigma bond formation with hydrogen and carbon depending on the structure of aldehyde and ketones। तो देखिए ये जो कार्बन है, तो इस कार्बन में हम लोग क्या देख रहे हैं, वन ऑफ द थ्री sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल, तो sp2 हाइब्रिडाइड, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल कितने हैं, तो इसमें 3 है। तो इसका जो एक ऑर्बिटल जो होगा, इसका जो एक ऑर्बिटल होगा, तो एक ऑर्बिटल क्या होगा, तो वो इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन विद हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका जो एक हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल जो होगा, सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल जो होगा, वो हाफ फिल्ड ऑक्सीजन के एक हाफ फिल्ड होंगे, ऑक्सीजन के एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे, जो क्या होंगे, वो p हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे। तो इनके साथ ये क्या करेंगे, इनके साथ ये सिग्मा बॉन्ड करेंगे, इनके साथ ये क्या करेंगे, इनके साथ ये सिग्मा बॉन्डिंग कर लेंगे। तो इस तरह से सिग्मा बॉन्डिंग कर लेंगे। और जो रेस्ट दो बच गए हैं, एक ये बच गए हैं और एक ये बच गए हैं, तो ये क्या करेंगे, ये क्या है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल है। तो ये क्या करेंगे, तो ये भी या तो कार्बन से इनका ओवरलैपिंग होगा या हाइड्रोजन से होगा। तो कैसे होंगे, वो डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, इनका स्ट्रक्चर किस तरह का है इस पर ये डिपेंड करेगा कि ये कार्बन के साथ करेंगे या हाइड्रोजन के साथ करेंगे। यहाँ पर भी ये कार्बन के साथ कर सकते हैं और हाइड्रोजन के साथ भी कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग नोट करेंगे कि जब भी sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन रहेंगे तो उनके पास क्या है, उनके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल यहाँ पर है, एक ऑर्बिटल यहाँ पर है और एक ऑर्बिटल यहाँ पर है। तो जो भी एक ऑर्बिटल होंगे वो ऑक्सीजन के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्डिंग करेंगे। और ये जो रेस्ट दो बच गए हैं, तो ये रेस्ट दो कहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग करेंगे, तो कार्बन के साथ करेंगे या हाइड्रोजन के साथ करेंगे। यहाँ भी कार्बन के साथ कर सकते हैं या हाइड्रोजन के साथ कर सकते हैं। तो ये क्या होंगे, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन होंगे, डिपेंडिंग ऑन द नेचर या स्ट्रक्चर कि एल्डिहाइड और कीटोन का किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप लोग नोट करेंगे। अनहाइब्रिडाइड p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बोनाइल कार्बन फ्रॉम pi bond with another half-filled p orbital of oxygen atom by sideways overlapping। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो अनहाइब्रिडाइड p ऑर्बिटल होते हैं, कार्बन के जो अनहाइब्रिडाइड p ऑर्बिटल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। वो क्या करेंगे, वो पाई बॉन्ड बनाएंगे किसी दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ और ओवरलैपिंग भी कर लेते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करेंगे और इसमें आप सब लोग एक खास पॉइंट को देखेंगे। इन सब में आप लोग इस बात पर फोकस करेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइड ट्रायंगुलर प्लेनर का इस तरह से इनका एंगल का फॉर्मेशन होता है। ये क्या होते हैं, ये ट्रायंगुलर प्लेनर होते हैं, ये ट्रायंगुलर प्लेनर होते हैं
और इन सब के बीच का जो एंगल होता है वो ऑलमोस्ट 120 डिग्री होते हैं। इन सब के बीच का जो एंगल होंगे वो नियर टू नियर 120 डिग्री होते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, देयरफॉर बॉन्ड इज पोलराइज्ड बॉन्ड। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है, एक पोलराइज्ड बॉन्ड है। एक पोलराइज्ड बॉन्ड है, एक क्यों हो गया है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये ज्यादा होता है। तो इस कारण से इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज डेवलप होंगे और कार्बन के ऊपर क्या होंगे, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो सेंटर है ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इसको बोलेंगे और ये एज ए लिविस एसिड वर्क करता है। ये जो कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और एज ए लिविस एसिड यहाँ पर एक्ट करता है। और ये जो हम लोग ऑक्सीजन देख रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ये क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और ये ऑक्सीजन एज ए लिविस बेस यहाँ पर एक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, कार्बोनाइल कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो भी होंगे, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब भी डबल बॉन्ड आएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काफी ज्यादा होते हैं कार्बन से, और इस कारण से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होंगे और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। और ये जो कार्बन है, तो ये कार्बन क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और एज ए लिविस एसिड वर्क करेगा, एज ए लिविस एसिड वर्क करेगा। और ये जो ऑक्सीजन हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और ये एज ए लिविस बेस एक्ट करेगा। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन का जो प्रिपरेशन है वो किस तरह से होते हैं। तो हम लोग इसका प्रिपरेशन देखेंगे कि किस तरह से होंगे। तो इनका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या होंगे, हम लोग को एल्डिहाइड भी मिलते हैं और कीटोन भी मिलते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इसका डिस्कशन भी किया था। और सेकंड मेथड क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। हम लोग एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन भी करवाएंगे तो हम लोग को एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन होंगे। और इसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन से भी बनाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन से दो तरीके से बनाते हैं। कौन कौन से तरीके हैं, पहले तरीके होंगे वो क्या होंगे, फर्स्ट मेथड होंगे ओजोनोलाइसिस और सेकंड मेथड क्या होंगे, सेकंड मेथड होंगे हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस का जब भी हम लोग हाइड्रेशन कराएंगे तो इससे भी हम लोग का अल्डिहाइड और कीटोन्स बनते हैं। और एनदर मेथड क्या है, एनदर मेथड क्या है, तो ऑक्सीडेशन बाय HiO4, ऑक्सीडेशन बाय HiO4। HiO4 का भी हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स का हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस इतने सारे मेथड को हम लोग प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन में। तो इन सब को आप लोग नोट करते चलेंगे। तो इसमें अब हम लोग फर्स्ट मेथड का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट मेथड जिससे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है प्रिपरेशन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। एल्कोहल का जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे। तो इस मेथड को हम लोग डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे। तो 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइजेज इन प्रेजेंस ऑफ a strong oxidizing agent such as acidified potassium dichromate। ये क्या है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है। पोटेशियम पर मैग्नेट एंड टू गिव एन एल्डिहाइड। सिमिलरली 2 डिग्री अल्कोहल gives ketones and 3 डिग्री अल्कोहल डायरेक्ट ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल। तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में एल्कोहल, फिनोल और ईथर के चैप्टर जब भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें हम लोग एल्कोहल के बारे में क्या देखे थे कि एल्कोहल जो होते हैं 1 डिग्री एल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, और क्या होते हैं 2 डिग्री एल्कोहल।
और 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन कैसे करवाएंगे, तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम लोग को रिएजेंट चाहिए। तो वो क्या होंगे, हम लोग को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। यहाँ पर एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराने के लिए हम लोग को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से यहाँ पर हम लोग लेंगे, तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। और क्या ले सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं। तो इन सब के प्रेजेंस में जब भी हम लोग एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे मिलेंगे। तो देखिए जब जब 1 डिग्री एल्कोहल का हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलते हैं, हम लोग को एल्डिहाइड मिलते हैं, हम लोग को एल्डिहाइड मिलते हैं। जब 2 डिग्री एल्कोहल का हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलते हैं, तो हम लोग को कीटोन मिलते हैं, हम लोग को कीटोन्स मिलते हैं। और जब 3 डिग्री अल्कोहल का हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या मिलता है, ये कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत ही डिफिकल्ट है। इसके लिए हम लोग को हाई टेम्परेचर और हार्श कंडीशन हम लोग को मेंटेन करना पड़ता था। तो देखिए जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं तो उनका हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हम लोग को एल्कोहल मिलेंगे, एल्डिहाइड मिलेंगे। जब 2 डिग्री अल्कोहल का हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, तो हम लोग को कीटोन मिलेंगे। और 3 डिग्री अल्कोहल का जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, इनके लिए हम लोग को हार्श कंडीशन यहाँ पर मेंटेन करने पड़ते हैं। तो देखिए इस बात को आप लोग नोट करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन जब भी हम लोग करते हैं तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट मेथड कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो फर्स्ट मेथड हम लोग एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम लोग को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पर हम लोग को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, और सेकंड क्या हो सकते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट। या पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में ही हम लोग एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। जब 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हम लोग को एल्डिहाइड मिलेंगे, जब 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हम लोग को कीटोन मिलेंगे। और 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन जनरल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये दो को ही स्टडी करेंगे। तो इन सब को आप लोग नोट कर लेंगे। इसमें हम लोग और कुछ देखेंगे। Since the oxidizing agent used in the above reaction is a strong oxidizing agent, it oxidizes aldehyde further to carboxylic acids. Therefore, to prevent further oxidation of aldehyde, these are distilled off as soon as these are formed. तो देखिए 1 डिग्री एल्कोहल को हम लोग ऑक्सीडाइज किए तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को एल्डिहाइड मिला। तो जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएं तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल किया था। तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो बदमाशी कर देता है। वो क्या बदमाशी कर देता है, तो देखिए हम लोग क्या किए, 1 डिग्री एल्कोहल लिए, 1 डिग्री एल्कोहल को हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करवाएं तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को एल्डिहाइड मिला, हम लोग को एल्डिहाइड मिला। तो एल्डिहाइड हम लोग को तो मिल गया, हम लोग को एल्डिहाइड चाहिए, हम लोग को एल्डिहाइड मिल गया। परंतु यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये बदमाशी करने लगता है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बदमाशी करना, क्या बदमाशी करेगा, तो ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये एल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीडाइज कर देता है, इसको फिर से ऑक्सीडाइज कर देता है। तो हम लोग को एल्डिहाइड खत्म हो जाएगा और क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग को बन जाता है। हम लोग को तो चाहिए एल्डिहाइड और क्या मिल गया, हम लोग को तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर बदमाशी कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं,
कि जैसे ही हम लोग को एल्डिहाइड मिले, इसको हम लोग तुरंत अपना बाहर निकाल लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डिस्टिल्ड ऑफ कर देते हैं, इसको हम लोग तुरंत ही बाहर निकाल देते हैं। अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, इसका फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, तो हम लोग का मामला खराब हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब आप ही बताइए कि हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन अब देखेंगे, टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्या है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट आर यूज्ड, कोलिन्स रिएजेंट कैन आल्सो बी यूज्ड। तो देखिए हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड बन जा रहे थे, हम लोग को चाहिए एल्डिहाइड, तो हम लोग को एल्कोहल से सिर्फ एल्डिहाइड ही चाहिए, हम लोग को फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं चाहिए। मतलब एल्कोहल से एल्डिहाइड बन गए, बस काम खत्म। इसके बाद आगे के ऑक्सीडेशन नहीं होने चाहिए, हम लोग को एल्डिहाइड तक ही रिएक्शन रुक जाने चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन को स्टॉप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं भाई, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होते हैं और कोलिन्स रिएजेंट होते हैं। ये जो दो है ये क्या है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर जब भी एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेंगे, यहाँ पर एल्कोहल से जब भी एल्डिहाइड बनेंगे, ये क्या है, एल्कोहल से जब एल्डिहाइड बनेंगे, जब भी एल्डिहाइड बनेंगे तो इसके बाद ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसके बाद ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसके बाद ऑक्सीडेशन नहीं होगा। हम लोग का मामला एल्डिहाइड तक ही रुक जाएंगे, हम लोग का मामला एल्डिहाइड तक ही रुक जाएगा और हम लोग का एल्डिहाइड मिल गया। अब मौज करेंगे। पॉइंट नंबर 3 हम लोग क्या देखेंगे, इट कैन ऑल्सो बी done using anhydrous CrO3, but it gives a very poor yield of products. So, pyridinium chlorochromate is used as a mild oxidizing agent for higher yield. देखिए हम लोग एल्डिहाइड का प्रिपरेशन एक और मेथड से भी कर सकते हैं, वो क्या है, तो हम लोग एनहाइड्रस CrO3 का भी अगर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो भी हम लोग को एल्डिहाइड मिल जाएंगे, किंतु इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है। ये इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो ये जो प्रोडक्ट देगा वो पुअर यील्ड में देगा, इसका जो प्रोडक्ट रहेंगे वो पुअर यील्ड में रहेंगे, मतलब हम लोग का प्रोडक्ट कम मिलेगा। इसका ये जो हम लोग एनहाइड्रस CrO3 को हम लोग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग का एल्डिहाइड का प्रोडक्शन कम होगा, तो क्या होगा, हम लोग को घाटा लग जाएगा। तो हम लोग को घाटा नहीं करना है, हम लोग को प्रॉफिट लेना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसी के लिए हम लोग इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट आर यूज एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर हायर यील्ड। जब भी हम लोग पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का इस्तेमाल करेंगे एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम लोग का जो एल्डिहाइड का यील्ड रहेगा वो काफी ज्यादा रहेगा, हम लोग का एल्डिहाइड का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो हम लोग को प्रॉफिट ज्यादा होगा और हम लोग का कंपनी भी खूब चलेगा। तो ये जो देखिए पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट साहब है, तो इनका शकल थोड़ा देख लीजिए, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट साहब का शकल कैसा होता है, तो देखिए यही है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट साहब का स्ट्रक्चर। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन सबको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं अच्छी से। Conversion of secondary alcohol to ketone in the presence of mild oxidizing agent is given follow. देखिए जब सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल का जब भी हम लोग
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, हम लोग को कीटोन मिलेंगे। वो कैसे मिलते हैं, तो देखिए ये क्या है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या मिला, हम लोग को अलाइलिक कीटोन मिला। इस तरह से हम लोग को अलाइलिक कीटोन मिला, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। आप लोग के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए हैं, इसको आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे और इनके जो भी आप लोग आंसर फाइंड करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और इसके सॉल्यूशन है आप लोग इसका भी हेल्प ले सकते हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग के प्रैक्टिस के लिए है, आप लोग सॉल्यूशन का भी हेल्प ले सकते हैं। अब हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे। अब हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने कुछ देखा था कि किस तरह से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने सेकेंड टाइप को पढ़ा था डिहाइड्रोजिनेशन। एल्कोहल को डिहाइड्रोजिनेशन करके भी एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन होता है। तो ये कैसे होता है, तो देखिए जब भी 1 डिग्री एल्कोहल रहेंगे तो उनको हम लोग कॉपर के प्रेजेंस में डिहाइड्रोजिनेशन करवाएंगे तो हम लोग को एल्डिहाइड मिलेंगे। जो 2 डिग्री एल्कोहल रहेंगे उनको भी हम लोग कॉपर के प्रेजेंस में डिहाइड्रोजिनेशन करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, हम लोग को कीटोन मिलेंगे। और जब 3 डिग्री एल्कोहल रहेंगे तो उनको भी हम लोग कॉपर के प्रेजेंस में जब डिहाइड्रोजिनेशन करवाएंगे तो क्या होंगे, तो यहाँ पर नो डिहाइड्रोजिनेशन होंगे, यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होते। यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। और ये जो हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग को टेम्परेचर जो है 573 केल्विन यहाँ पर मेंटेन करने हैं, चाहे 1 डिग्री का कराएं या 2 डिग्री का कराएं। तो इन दोनों को डिहाइड्रोजिनेशन जब भी हम लोग करवाएंगे तो वहां पर हम लोग को टेम्परेचर 573 केल्विन मेंटेन करना पड़ेगा। तो इन सब को आप लोग नोट करते चलेंगे और ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेथड क्या थे, प्रिपरेशन यूजिंग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से हम लोग एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, तो हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड बनाने के कुछ मेथड है। फर्स्ट में क्या थे, तो फर्स्ट में ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्किन्स थे। अल्किन्स का जब भी हम लोग ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो हम लोग को एल्डिहाइड मिलते हैं। तो देखिए ओजोनोलाइसिस of alkenes result in the formation of an ozonide intermediate which in reaction with zinc dust and water gives aldehyde and ketones। तो जब भी हम लोग अल्किन्स का ओजोनोलाइसिस करते हैं तो हम लोग को क्या मिलते हैं, तो हम लोग को ओजोनाइड इंटरमीडिएट मिलते हैं। हम लोग को पहले ओजोनाइड इंटरमीडिएट मिलेंगे और उसका फर्दर हम लोग जब जिंक डस्ट से और वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, तो उसके बाद हम लोग को एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएंगे। जैसे देखिए हम लोग अल्कीन का पहले ओजोनोलाइसिस करवाएं तो क्या बने, ओजोनाइड बने, हम लोग को ओजोनाइड एज ए इंटरमीडिएट बनेंगे। और इसका रिएक्शन फिर हम लोग जिंक डस्ट और वाटर से करवाएं तो हम लोग को क्या मिलेंगे, हम लोग को एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन करते हैं। तो इसमें हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि पहले हम लोग ओजोनोलाइसिस करवाएंगे अल्कीन का, तो ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो हम लोग को ओजोनाइड इंटरमीडिएट मिलेंगे। उसका फर्दर हम लोग जिंक डस्ट और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो इससे हम लोग को एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाते हैं। इनको आप लोग नोट कर लेंगे। इस तरह के रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, तो देखिए इस अल्कीन का हम लोग ओजोनोलाइसिस करवाएं तो इस तरह से हम लोग को ओजोनाइड मिले, ये ओजोनाइड इंटरमीडिएट हम लोग को इस तरह से मिले।
तो ओजोनाइड इंटरमीडिएट का जब भी हम लोग जिंक डस्ट और वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को एल्डिहाइड और कीटोन इस तरह से मिल जाते हैं। तो इन सब को आप लोग नोट करते चलेंगे। ओजोनोलाइसिस के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में भी और देखेंगे। ये क्या है? अल्कीन है। ये अल्कीन है। अल्कीन का हम लोग ओजोनोलाइसिस करवाएं तो देखिए ओजोनाइड कैसे बनते हैं। अल्कीन से हम लोग ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो ओजोनाइड कैसे बनेंगे। पहले तो यहाँ ये जो कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ओजोन का एडिशन होगा। ओजोन का एडिशन होगा इस तरह से, और इस तरह से हम लोग को ओजोनाइड बनेंगे। ये क्या है? ये ओजोनाइड इंटरमीडिएट हम लोग को इस तरह से बन गए। तो ओजोनाइड इंटरमीडिएट को फर्दर हम लोग जिंक डस्ट और वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को एल्डिहाइड बनेंगे, सॉरी एल्डिहाइड बनेंगे और हम लोग को कीटोन बनेंगे। तो इस तरह से ओजोनोलाइसिस है वो इस तरह से प्रोसीड होते हैं। और ये क्वेश्चन भी आप लोग के प्रैक्टिस के लिए है, इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे और इनके जो भी आंसर आप लोग फाइंड करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आप लोग सॉल्यूशन का भी हेल्प ले सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे कि एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड AgSO4 गिव्स एसिटाल्डिहाइड। जब भी इथाइन में हम लोग वाटर का एडिशन करवाएंगे, इथाइन में हम लोग वाटर का एडिशन करवाएंगे तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि H2SO4 और AgSO4 के प्रेजेंस में हम लोग को ये एडिशन करवाना है। तो इससे हम लोग को क्या मिलेंगे? इससे हम लोग को एसिटाल्डिहाइड मिलेंगे। जैसे देखिए ये क्या है? ये इथाइन है। इथाइन को हम लोग H2SO4 और AgSO4 से रिएक्शन करवाएंगे, वाटर के इसमें वाटर का प्रेजेंस होगा तो इससे हम लोग को क्या मिलेंगे? तो इससे हम लोग को एसिटाल्डिहाइड मिलेंगे। यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है जो कि एसिटाल्डिहाइड हम लोग को मिला। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड थे, नेक्स्ट मेथड क्या थे? हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस का भी हाइड्रेशन कराकर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन करते हैं। तो ये कैसे होंगे? तो देखिए एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइंस अदर देन इथाइन गिव्स कीटोन। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज कुचरोव रिएक्शन। यहाँ पर कुचरोव रिएक्शन की बात हो रही है। तो कुचरोव रिएक्शन में क्या होता है? तो अल्काइंस में वाटर का एडिशन होता है और इसके बाद क्या मिलेंगे? इसके बाद कीटोन मिलेंगे। जैसे देखिए ये क्या है? ये अल्काइन है और अल्काइन में वाटर का एडिशन होगा। कैसे होगा? H2SO4 और AgSO4 के प्रेजेंस में होगा। तो ये वाटर का एडिशन होगा तो उसके बाद हम लोग को क्या मिलेंगे? तो उसके बाद हम लोग को कीटोन मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग को कीटोन मिल जाएंगे। तो देखिए हम लोग कीटोन का प्रिपरेशन हाइड्रेशन के मेथड से किए। यहाँ पर हाइड्रेशन किसका होगा? यहाँ पर हाइड्रेशन अल्काइन का होगा। अल्काइन का जब भी हम लोग हाइड्रेशन करेंगे तो हम लोग को कीटोन मिलेंगे। तो अल्काइन का हाइड्रेशन कैसे होता है? तो अल्काइन का हाइड्रेशन हम लोग H2SO4 और AgSO4 के प्रेजेंस में इससे रिएक्शन करवाएंगे। तो इसमें क्या होगा? तो अल्काइन में वाटर का एडिशन होता है। तो अल्काइन में वाटर का एडिशन होगा तो इस तरह से हम लोग को कीटोन मिल जाएंगे और कीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह के रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है? तो इसका जो मैकेनिज्म है वो भी मल्टी स्टेप मैकेनिज्म है। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस का जो हाइड्रेशन का मैकेनिज्म होता है वो मल्टी स्टेप में होते हैं। तो स्टेप 1 में क्या होते हैं? सबसे पहले क्या होंगे? तो अल्काइन रिएक्ट्स विथ मर्क्यूरियन मर्क्यूरिक आयन टू फॉर्म ए साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन इंटरमीडिएट। यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। वो कैसे होगा? तो देखिए पहले अल्काइंस रहेंगे तो अल्काइंस क्या करेंगे? पहले मर्क्यूरिक आयन से रिएक्ट करेंगे। मर्क्यूरिक आयन से रिएक्ट कर कर क्या बनाएंगे? साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन बनाएंगे। साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन देखिए कैसे होंगे। ये क्या है? ये अल्काइन है।
अल्काइन का जब भी रिएक्शन क्या होगा, मर्क्यूरिक आयन से होगा। ये क्या है, मर्क्यूरिक आयन से इनका रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन एज ए इंटरमीडिएट बनेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये एज ए साइक्लिक फॉर्म यहाँ पर बने हैं। साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन इसी को बोलते हैं। तो ये एज ए इंटरमीडिएट बनेंगे स्टेप 1 में। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होंगे स्टेप 2, तो स्टेप 2 में क्या होंगे, स्टेप 2 में क्या होंगे, तो स्टेप 2, वाटर अटैक्स द इंटरमीडिएट एंड एड्स टू द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉफ्स रूल। द फॉर्म्ड मॉलिक्यूल एग्जिबिट कीटोइनोल टोटेमेरिज्म। तो स्टेप 2 में क्या होंगे, ये जो हम लोग को जो इंटरमीडिएट बने हैं, ये क्या है, इंटरमीडिएट जब हम लोग को बने हैं तो इंटरमीडिएट के ऊपर क्या होगा, वाटर का अटैक होगा। यहाँ पर वाटर अटैक करेगा। वाटर अटैक किया तो क्या हुआ, जब भी वाटर अटैक करेगा तो यहाँ पर मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो होगा। और इसके बाद क्या होंगे, फाउंड मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट द कीटोइनोल टोटेमेरिज्म, और इसके बाद कीटोइनोल का टोटेमेरिज्म होगा। तो देखिए यहाँ हम लोग को इंटरमीडिएट मिले थे और इस पर वाटर का अटैक हुआ, इस पर वाटर का अटैक हुआ। तो वाटर कहाँ पे अटैक करेगा, वाटर कहाँ पे अटैक करेगा, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पे होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पर होगा। मार्कोवनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जहां पर मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम होंगे तो वहां पे वाटर का अटैक होगा। तो देखिए मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम कौन है, तो यहाँ पर है। तो यहाँ पर वाटर का अटैक होगा और यहीं पर एडिशन हो जाएगा, यहीं पर वाटर का एडिशन होगा। इस तरह से यहाँ पर वाटर का एडिशन होगा और ये तो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हम लोग को फॉर्मेशन मिलेंगे और इसका जब भी प्रोटोनेशन कराया जाएगा तो देखिए इससे H+ बाहर निकलेंगे तो हम लोग को कीटोइनोल टोटेमेरिज्म होगा। कीटोइनोल टोटेमेरिज्म कैसे होगा, तो यहाँ से OH ग्रुप बाहर, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे और इस तरह से ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है और इसको क्या बोलते हैं, कीटोएनोल टोटेमेरिज्म बोलते हैं। यहाँ पर कीटोएनोल टोटेमेरिज्म हो गया है। और इसके बाद अब क्या होंगे, इसके बाद होंगे स्टेप 3, इसके बाद होंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होंगे, लॉस ऑफ मर्क्यूरिक आयन एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट व्हिच एग्जिबिट कीटोएनोल टोटेमेरिज्म। यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर मर्क्यूरिनियम आयन बाहर निकल जाएंगे, मर्क्यूरिनियम आयन का यहाँ पर लॉस होगा, लॉस ऑफ मर्क्यूरिक आयन। और उसके बाद हम लोग को क्या बन जाएंगे, उसके बाद हम लोग का अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा कीटोएनोल टोटेमेरिज्म। वो देखिए यहाँ पर Hg का मर्क्यूरिक आयन का यहाँ पर जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे। जब यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इसके बाद जो टोटेमेरिज्म होगा तो ऐसे इस तरह से ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग हो जाएंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे, क्या है, आफ्टर फॉर्मिंग द साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन intermediate, the attack of water follows Markovnikov's rule and not modified Markovnikov's rule and no carbocation is formed। यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कहीं भी नहीं हुआ है। मार्कोवनिकोव रूल कार्बोकेटायन के अकॉर्डिंग ही चलते थे, कार्बोकेटायन के अकॉर्डिंग ही वहां पर ये सारे जो अरेंजमेंट होते थे कार्बन और हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। Also, the keto form is more stable than enol form. C double bond O is stronger than C double bond O for the given case। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो कीटो फॉर्म होते हैं वो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होते हैं इनोल फॉर्म से। तो ये वाला फॉर्म यहाँ पर ज्यादा स्टेबल होंगे, ये वाला फॉर्म थोड़ा सा कम स्टेबल होंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि CO बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन
CO बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन C डबल बॉन्ड C। तो यहाँ पर इसीलिए कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होंगे। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को आप लोग नोट करते चलेंगे। ये क्वेश्चन है आप लोग के प्रैक्टिस के लिए, इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे एज ए होमवर्क, और इनके जो भी आंसर आप लोग ड्राइव करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आप लोग सोल्यूशन का भी हेल्प ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड का डिस्कशन करेंगे। वो नेक्स्ट मेथड क्या थे? नेक्स्ट मेथड ऑक्सीडेशन बाय HiO4 थे। HiO4 से हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो अब हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन HiO4 इज +7। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, यहाँ पर +7 है, और ये आयोडीन का मैक्सिमम है। आयोडीन का मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, और यहाँ पर मैक्सिमम है, विच इज इट्स हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर ये मैक्सिमम है, हेंस इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इस कारण से यहाँ पर ये एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा। The steric number of iodine is 4 and it has tetrahedral arrangement। यहाँ पर क्या है, जो आयोडीन है, ये जो आप लोग आयोडीन देख रहे हैं HiO4, तो यहाँ पर जो आयोडीन को देख रहे हैं, ये जो आयोडीन है, आयोडीन को आप लोग क्या देख रहे हैं कि आयोडीन के पास जो स्टेरिक नंबर है, स्टेरिक नंबर आयोडीन का यहाँ पर कितना है, स्टेरिक नंबर यहाँ पर 4 है, स्टेरिक नंबर 4 है, और इसका क्या है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, इसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। तो इसका जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या होंगे, तो ऑक्सीडेशन बाय HiO4, तो इसमें हम लोग को दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, दो तरह से होते हैं। कैसे कैसे होंगे, फ्रॉम विस्नल डायोल्स, विस्नल डायोल का हम लोग ऑक्सीडेशन HiO4 से करवाएंगे। सेकेंड मेथड क्या है, फ्रॉम अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड का जब भी हम लोग HiO4 से ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इन दो तरह के रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ विस्नल डायोल बाय HI4, ऑक्सीडेशन ऑफ विस्नल डायोल बाय HI4। तो इसमें इन विस्नल डायोल्स 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आर ऑन एडजेसेंट कार्बन, विस्नल डायोल्स रिएक्ट विथ पीरियोडिक एसिड टू गिव एल्डिहाइड्स कीटोन्स। देखिए विस्नल डायोल क्या होते हैं, विस्नल डायोल का मतलब ही होता है कि दो एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच रहेंगे। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो एडजेसेंट कार्बन है, ये क्या है, दो एडजेसेंट कार्बन है, और इनके ऊपर दो हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच है, तो ये क्या हो गया, ये विस्नल डायोल हो गया। विस्नल डायोल का मीनिंग ये होता है कि दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच रहेंगे। तो जब भी विस्नल डायोल को हम लोग HiO4 से ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, हम लोग को कीटोन मिलेंगे, हम लोग को यहाँ पर कीटोन मिल गए। तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे। तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो देखिए यहाँ पर विस्नल डायोल का हम लोग HiO4 से जब भी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हम लोग ऐसा शॉर्ट ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होंगे, क्लीवेज क्लीव द कार्बन कार्बन बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन कंटेनिंग द हाइड्रोक्साइल ग्रुप। जो भी दो एडजेसेंट कार्बन है जिसके ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, वो दोनों कार्बन का जो बॉन्ड है वो हम लोग पहले ब्रेक कर देंगे। हम लोग ब्रेक कर दिए। Add a hydroxyl group to the carbon already containing a hydroxyl group to form a geminal diol। तो हम लोग इस तरह से ब्रेक कर दिए तो हम लोग क्या मिल गए, एक कार्बन हो गया और इसके पास एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये भी एक हम लोग को अनदर कार्बन मिले और इसके ऊपर एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, इस तरह से हम लोग को मिले हैं। तो इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग add a hydroxyl group to the carbon already containing hydroxyl group। तो इसके पास एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप बच रहे हैं। देखिए पहले तो हम लोग इस बॉन्ड को तोड़ दिए,
पहले तो हम लोग ये दोनों कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ दिए, तो हम लोग को एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप का एक कार्बन मिल गए। तो इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। तो हम लोग इसमें एक और हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऐड कर देंगे इस तरह से। इसमें हम लोग एक और हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऐड कर देंगे इस तरह से। तो ये क्या बन गए? ये बन गए जेमिनल डाइवल बन गए। ये क्या बन गए? ये जेमिनल डाइवल बन गए। हम लोग एडिशन करें तो देखिए इस तरह से हम लोग को दो जेमिनल डाइवल बन गए। ये हम लोग अंडर शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे। हम लोग को जेमिनल डाइवल मिल गए हैं। ये हम लोग को जेमिनल डाइवल है। तो इलिमिनेट ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम जेमिनल डाइवल टू ऑब्टेन ए कार्बोनाइल कंपाउंड। तो इस जेमिनल डाइवल से हम लोग वाटर निकालते हैं। जेमिनल डाइवल से हम लोग वाटर कैसे निकालेंगे? ये है OH, ये क्या है? OH है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन, और इस तरह से हम लोग वाटर निकाल देंगे। और यहाँ से भी हम लोग वाटर निकाल देंगे। तो हम लोग को वाटर निकालने के बाद क्या मिलेंगे? हम लोग को वाटर निकालने के बाद कार्बोनाइल कंपाउंड मिल जाएंगे, जो कि कीटोन है। हम लोग को इस तरह से कीटोन का प्रिपरेशन हो गया। तो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक के थ्रू ऐसे याद रख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक में हम लोग कैसे याद रखेंगे? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी हम लोग विस्नल डाइवोल का HiO4 से रिएक्शन करवाएंगे, हम लोग विस्नल डाइवोल का HiO4 से हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो हम लोग को कीटोन मिलते हैं। इस तरह का शॉर्ट ट्रिक हम लोग इस तरह से याद रखेंगे कि विस्नल डाइवोल को हम लोग क्या करेंगे कि जो भी दो एडजेसेंट कार्बन है जिसके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच है, उस कार्बन का बॉन्ड हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग को दो अलग अलग ग्रुप मिल जाएंगे, दो एल्कोहल ग्रुप हम लोग को अलग अलग मिल जाएंगे। इनके ऊपर हम लोग एक और हाइड्रोक्साइल ग्रुप का एडिशन करेंगे, एक और हाइड्रोक्साइल ग्रुप का एडिशन करेंगे। तो इस तरह से हम लोग को जेमिनल डाइवोल बन जाएंगे। ये क्या है? ये जेमिनल डाइवोल है। एक कार्बन के ऊपर जब भी दो हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच रहते हैं, तो उसको हम लोग जेमिनल डाइवोल बोलते हैं। तो हम लोग के पास दो जेमिनल डाइवोल बन गए। और अब ये जेमिनल डाइवोल से हम लोग वाटर बाहर निकाल देंगे। ये जेमिनल डाइवोल से हम लोग वाटर को बाहर निकाल दिए। देखिए यहाँ वाटर को हम लोग बाहर निकाल दिए। तो हम लोग को क्या मिल गए? तो हम लोग को इस तरह से कार्बोक्साइल ग्रुप कार्बोनाइल कंपाउंड हम लोग को मिल गए। कार्बोनाइल कंपाउंड जो कि हम लोग के पास कीटोन मिल रहे हैं। तो इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप लोग इस कंसेप्ट को याद रख सकते हो। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये क्या है? ये विस्नल डाइवोल है। विस्नल डाइवोल कौन सा है? इथेन 1,2 डाइवोल है। ये एक विस्नल डाइवोल है जो कि इथेन 1,2 डाइवोल है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? HiO4 से इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। HiO4 से रिएक्शन ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड पर देखा था कि ये जो कार्बन होते हैं, एडजेसेंट कार्बन होते हैं, इनके बॉन्ड पहले ब्रेक होंगे। ये बॉन्ड तोड़ देंगे। तो बॉन्ड तोड़ देंगे तो इसके बाद हम लोग को कीटोन मिल जाते हैं। हम लोग को इस तरह से कीटोन मिल जाते हैं जो कि फॉर्मल्डिहाइड है, और ये फॉर्मल्डिहाइड है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। एक हम लोग अनदर एग्जांपल लेंगे। हम लोग साइक्लोहेक्सेन 1,2 डायोल, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डायोल, इसकी हम लोग HiO4 से हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो इसका जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या होगा? तो देखिए एडिसेंट जो कार्बन होते हैं, जो एडिसेंट कार्बन होते हैं जिसके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच होते हैं, तो किसके पास अटैच है? तो इस कार्बन के पास और इस कार्बन के पास। तो ये दोनों का बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा। ये दोनों का बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड जब भी ब्रेक हो जाएंगे तो इसके बाद हम लोग को क्या मिलेंगे? हेक्सेन 1,6 डायल, इस तरह से हम लोग को एज ए प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लिया है। आप लोग नोट करते चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मेथड हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट मेथड क्या थे? फ्रॉम अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड।
अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड से भी हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन करते थे। तो देखिए, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड लेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन लिए तो इसको हम लोग HiO4 से रिएक्ट करवाएंगे। तो इस तरह से हम लोग को कीटोन और एल्डिहाइड का प्रिपरेशन होगा। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, cleave the carbon carbon bond between carbon containing hydroxyl group and the carbon part of कार्बोक्साइल ग्रुप। जो भी कार्बन का जो भी कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच्ड है वो एडजेसेंट होने चाहिए, उनके बीच का कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम लोग ब्रेक कर देंगे। बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो फिर क्या होंगे, ऐड ए हाइड्रोक्साइल ग्रुप टू द कार्बन ऑलरेडी containing a hydroxyl group to form a geminal diol and to the carbon containing the carboxyl group। और जब भी हम लोग को अलग अलग कार्बन मिल जाएंगे जिसके ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच्ड रहेंगे तो उनके ऊपर एक और हाइड्रोक्साइल ग्रुप का हम लोग एडिशन करेंगे। जैसे देखिए, इस तरह के हम लोग को मिले थे, इस तरह के जब रहते थे तो हम लोग क्या करते थे, ये बॉन्ड ब्रेक करते थे। बॉन्ड ब्रेक किए तो फिर क्या किए, हम लोग को ऐसे मिल गए कार्बन, एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप और प्लस कार्बन और एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक और हाइड्रोक्साइल ग्रुप का एडिशन करेंगे, एक और हाइड्रोक्साइल ग्रुप का एडिशन करेंगे, एक और हाइड्रोक्साइल ग्रुप का एडिशन करेंगे और इसको हम लोग जेमिनल डायोल बना देंगे। ये क्या होगा, ये जेमिनल डायोल हो गए। इसके बाद क्या करेंगे, इफ ए जेमिनल डायोल इज फॉर्म्ड देयर विल बी रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ये हम लोग के पास जेमिनल डायोल बन गए हैं, तो जेमिनल डायोल से हम लोग क्या करेंगे, वाटर को बाहर निकालेंगे। जेमिनल डायोल से हम लोग वाटर को बाहर निकाल देंगे तो इसके बाद हम लोग को कार्बोनाइल कंपाउंड मिल जाएंगे। कैसे वाटर को बाहर निकालेंगे, तो देखिए OH और यहाँ से हाइड्रोजन, तो हम लोग क्या निकाल दिए बाहर, हम लोग निकाल दिए H2O, हम लोग वाटर यहाँ से बाहर निकाल दिए। तो ये क्या हो गए, अब हम लोग के पास कार्बोनाइल कंपाउंड हो गए, C डबल बॉन्ड O हो जाएंगे कार्बोनाइल कंपाउंड। यहाँ से भी हम लोग वाटर को बाहर निकालेंगे। वाटर को कैसे बाहर निकालेंगे, तो इस तरह से हम लोग OH और हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे। तो हम लोग क्या किए, वाटर को बाहर निकाल दिए, वाटर को बाहर निकाल दिए तो अब क्या हो गया, अब ये इस तरह से हो गए, हम लोग को अब कार्बोनाइल कंपाउंड मिल गए। तो ये है इसका शॉर्ट ट्रिक। इफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड देयर विल बी फर्दर रिमूवल ऑफ वाटर। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे तो उसके बाद फिर से हम लोग वाटर को बाहर निकालेंगे। तो ये है इसके शॉर्ट ट्रिक, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। पहले कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होंगे, इसके बाद प्रोपेनॉल हम लोग को बनेंगे और इथेनोइक एसिड हम लोग को बनेंगे। अब एल्डिहाइड के प्रिपरेशन का कुछ और भी मेथड देखेंगे। द एल्डिहाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फॉलोइंग कंपाउंड्स। एल्डिहाइड अलग अलग तरह के कंपाउंड से भी बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से कंपाउंड है, तो फर्स्ट में है असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड से भी एल्डिहाइड बनाए जाते हैं। नाइट्राइल एंड एस्टर से भी एल्डिहाइड बनाए जाते हैं और हाइड्रोकार्बन से भी एल्डिहाइड का प्रिपरेशन होते हैं। तो नाइट्राइल एंड एस्टर, पहले हम लोग नाइट्राइल एंड एस्टर से एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करेंगे। तो नाइट्राइल और एस्टर से एल्डिहाइड कैसे बनते हैं, तो देखिए नाइट्राइल्स आर सेलेक्टिवली reduced to imines by diisobutyl aluminum hydride, diisobutyl aluminum hydride which on hydrolysis gives aldehyde।
तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग नाइट्राइल्स लेंगे। तो नाइट्राइल्स को हम लोग रिड्यूस्ड करेंगे। नाइट्राइल्स को रिड्यूस्ड कौन करेगा, तो नाइट्राइल्स को रिड्यूस्ड करेगा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइलाइड हाइड्राइड। नाइट्राइल्स को हम लोग रिड्यूस करेंगे। ये कौन करेगा, ये करेगा डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको रिड्यूस करेगा। और रिड्यूस करेगा तो रिड्यूस करने के बाद क्या बनेंगे, रिड्यूस करने के बाद हम लोग को एल्डिहाइड, हम लोग को एल्डिहाइड बन जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग नाइट्राइल और एस्टर से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, ये नाइट्राइल है। नाइट्राइल से हम लोग, नाइट्राइल को हम लोग रिड्यूस कराएं, रिड्यूस कराने के बाद हम लोग को क्या मिला, हम लोग को एल्डिहाइड मिले, एल्डिहाइड मिले और NH3। इस तरह से हम लोग एल्डिहाइड का प्रिपरेशन किए। यहाँ पर भी हम लोग नाइट्राइल लिए, नाइट्राइल का जब भी हम लोग रिडक्शन करवाएंगे तो हम लोग को इस तरह से एल्डिहाइड और अमोनिया एज साइड प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोग नाइट्राइल और एस्टर से एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करते हैं। सेकेंड मेथड देखेंगे। सेकेंड मेथड क्या है, फ्रॉम असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड में हम लोग क्या देखेंगे, रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन के थ्रू भी हम लोग एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए एन असाइल क्लोराइड, जो कि एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं, इज हाइड्रोजिनेटेड ओवर कैटेलिस्ट PD और PT सपोर्टेड विथ बेरियम सल्फेट टू गिव एन एल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग रोजेनमुंड रिएक्शन में क्या देखेंगे कि रोजेनमुंड रिएक्शन में हम लोग असाइल क्लोराइड को, असाइल क्लोराइड को हम लोग हाइड्रोजनेट करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग कैटेलिस्ट PD और PT लेंगे, PD और PT लेंगे और ये रिएक्शन कौन सपोर्ट करेगा, तो बेरियम सल्फेट इस रिएक्शन को सपोर्ट करेगा। और इसके बाद हम लोग को क्या मिलेंगे, इसके बाद हम लोग को एल्डिहाइड मिल जाएंगे। वो कैसे होंगे वो देखिए, ये क्या है, ये असाइल क्लोराइड है। असाइल क्लोराइड का हम लोग क्या किए, हाइड्रोजनेट इसको किए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, PD लिया, PD लिया और इसको सपोर्ट कौन किया, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट इस रिएक्शन को सपोर्ट किया और इस तरह से हम लोग को एल्डिहाइड मिल गए। इस तरह से हम लोग को एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो गया। यहाँ पर देखिए बेरियम सल्फेट एक्ट एज ए पॉइजन एंड यूज्ड फॉर partial reduction of acid chlorides to the anhydrides. In the absence of BaSO4, the acyl chloride will be further reduced to an alcohol. ये जो बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट एक तरह से पॉइजन का काम करता है। बेरियम सल्फेट एक्ट एज ए पॉइजन एंड यूज्ड फॉर पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। यहाँ पर एसिड क्लोराइड के जब भी हम लोग रिडक्शन करते हैं, यहाँ पर बेरियम सल्फेट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो एज ए पॉइजन एक्ट करता है और हम लोग को बाद में एल्डिहाइड बना देता है। और अगर हम लोग यहाँ पर बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होंगे, बेरियम सल्फेट का हम लोग अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो असाइल क्लोराइड हम लोग को रहेंगे वो फर्दर रिड्यूस्ड होकर क्या बन जाएंगे, वो एल्कोहल बन जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, वो एल्कोहल बन जाएंगे। ये क्या होंगे, ये फर्दर रिड्यूस होकर एल्कोहल बन जाएंगे, एल्कोहल बन जाएंगे। हम लोग को एल्डिहाइड नहीं मिलेंगे, हम लोग को एल्डिहाइड नहीं मिलेंगे, हम लोग को एल्कोहल डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे।
हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, इन जनरल डबल बॉन्ड्स आर नॉट रिड्यूस्ड बाय डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइलाइड। जो डबल बॉन्ड होते हैं वो इसके जरिए रिड्यूस नहीं होते हैं, और एस्टर जो है, एस्टर आर आल्सो रिड्यूस टू एल्डिहाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइलाइड। जब डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइलाइड का प्रेजेंस रहेगा तो एस्टर भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। एस्टर से भी एल्डिहाइड का प्रिपरेशन किया जाता है। जैसे देखिए, एस्टर को हम लोग डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइलाइड्स के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाएं तो हम लोग को क्या मिल गए? हम लोग को एल्डिहाइड मिल गए। इस तरह से हम लोग को एल्डिहाइड का प्रिपरेशन भी हो गया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट करेंगे जो कि बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग स्टार फॉर्म में नोट करेंगे। कैन वी रिड्यूस एन एसिड डेरिवेटिव टू RCHO विथ LiAlH4? हम लोग किसी भी एसिड डेरिवेटिव को इसमें रिड्यूस कर सकते हैं इसके इस्तेमाल से, तो नो। व्हेन LiAlH4 is used as a reducing agent, the aldehyde reduces further to alcohol। और यहाँ पर भी क्या होगा, जब भी हम लोग LiAlH4 का एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, एल्डिहाइड सीधे एल्कोहल बन जाएंगे। क्या होंगे? सीधे एल्कोहल बन जाएंगे। इसलिए हम लोग LiAlH4 को इस्तेमाल नहीं करेंगे एज ए रिएजेंट। जैसे देखिए, यहाँ पर हम लोग LiAlH4 का इस्तेमाल किए तो हम लोग को ये फर्दर रिएक्ट कर कर क्या बन गए, हम लोग को एल्कोहल मिल गए। एल्डिहाइड अंडरगोज फर्दर रिडक्शन, ये फर्दर रिडक्शन इसका हुआ और एल्कोहल मिल गए। हम लोग को एल्डिहाइड चाहिए और यहाँ पर मिल गया एल्कोहल, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर LiAlH4 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स और भी नोट करेंगे, इसको भी आप लोग स्टार फॉर्म में नोट करेंगे। Acid derivatives can be reduced to aldehydes by derivatives of lithium aluminum hydride। जो एसिड डेरिवेटिव होते हैं तो एसिड डेरिवेटिव को हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के इससे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे देखिए, LiAlH4 40 Bu3 कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोसेस, इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेफेन रिएक्शन। तो स्टेफेन रिएक्शन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये भी एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू दियर कोरेस्पोंडिंग इमेन्स। जो भी नाइट्राइल्स रहेंगे उनका हम लोग रिडक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, वो अपने कोरेस्पोंडिंग इमेन्स में वो रिड्यूस हो जाएंगे विथ स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड which on hydrolysis give corresponding aldehyde। तो यहाँ पर भी क्या होंगे, जो कोरेस्पोंडिंग इमीन्स बनेंगे तो ये भी स्टेनस क्लोराइड से इनके रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंसी किसका होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में यहाँ पर भी रिएक्शन होगा और क्या बन जाएंगे, वो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उसके बाद हम लोग को एल्डिहाइड मिल जाएंगे। तो स्टेफिन रिएक्शन में भी हम लोग क्या करते हैं, स्टेफिन रिएक्शन में भी हम लोग एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करते हैं और दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टेफिन रिएक्शन। तो स्टेफिन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, तो स्टेफिन रिएक्शन में जो भी नाइट्राइल होते हैं, नाइट्राइल्स को हम लोग उनको रिड्यूस करते हैं और रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेंगे, उनका कोरेस्पोंडिंग इमीन्स बनेंगे और कोरेस्पोंडिंग इमीन्स जब भी बनेंगे तो वो स्टेनस क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में और उनका हाइड्रोलाइसिस होगा और इसके बाद क्या होंगे, वो एल्डिहाइड बन जाएंगे। वो कैसे होते हैं, तो देखिए, ये क्या है, नाइट्राइल्स।
इसका हम लोग रिडक्शन करवाएं तो क्या बने, अमीन बने। और इनको हम लोग क्या किए, इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो क्या हुए, ये एल्डिहाइड बन गए, या क्या हुए, ये हम लोग को एल्डिहाइड बन गए। इसके याद करने के ट्रिक क्या है, ट्रिक टू रिमेम्बर नेम रिएक्शन, स्टेप्स ऑन। स्टेप का मतलब क्या होगा, स्टेपन रिएक्शन, एंड सन का मतलब क्या होगा, SnCl2 एंड Cn, इनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड होंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, और इन सब का जो भी आप लोग अभी तक नोट फॉर्मेशन किए होंगे उनका आप लोग रेगुलर बेसिस पे रिवाइज भी करते रहें। तो सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप लोग इन सब का अच्छी तरह से नोट बना लेंगे और आप लोग पढ़ाई करते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।